हेलो बच्चे, क्या हाल चाल है आप सबके। वेलकम टू प्राइम कॉमर्स हब। और हम कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग वाला चैप्टर। अब इसमें शुरू करते हैं नया प्रिंसिपल, और आज है हमारे पास बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेटे कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेपरेट होते हैं। जो भी बिजनेस है सारे के सारे अकाउंट्स उस बिजनेस के नाम से मेंटेन होते हैं। बिजनेसमैन से हमें कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, अब इस बात को समझो ऐसे, जैसे यहां पे धोनी स्पोर्ट्स है। आपको याद होगा सब बच्चों को, पहले ही मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया हुआ है कि जो हमारे पास शॉप होगी सारे के सारे अकाउंट्स उसके नाम से मेंटेन होंगे। ये धोनी की मैंने फोटो बनाई हुई है। ड्राइंग मेरी अच्छी है नहीं, बट फिर भी मैंने ट्राई किया कि मैं आपको समझा सकूं। धोनी बिल्कुल सेपरेट है और धोनी स्पोर्ट्स बिल्कुल सेपरेट है। सारे के सारे अकाउंट्स जो हैं बेटे वो धोनी स्पोर्ट्स के नाम से बनेंगे। धोनी के नाम से कोई भी अकाउंट नहीं बनेगा। उल्टा क्या होगा, धोनी जो पैसा बिजनेस में लगाएगा उसको बोलेंगे कैपिटल, और ये पैसा जो है वो बिजनेस के लिए बनेगा लायबिलिटी। और अगर धोनी यहां से कोई पैसा निकालता है, धोनी कहता है मेरे को पैसे वापस चाहिए, तो उस पैसे को बोलेंगे ड्रॉइंग्स। तो बेटे सारे के सारे अकाउंट्स धोनी स्पोर्ट्स के नाम से बनने हैं, धोनी के नाम से कोई अकाउंट नहीं बनेगा। अब आते हैं इस पे बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस इज कंसीडर्ड टू बी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स। बिजनेस अपने ओनर से बिल्कुल अलग है जी। बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस के हिसाब से, यानी कि धोनी स्पोर्ट्स के हिसाब से, नॉट फ्रॉम इट्स ओनर्स। ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बिल्कुल भी नहीं बनाने हैं। ओनर अपने अकाउंट जैसे मर्जी बनाए, अलग बनाएगा। धोनी स्पोर्ट्स अपने आप में एक अलग सेपरेट लीगल एंटिटी है। सारे अकाउंट्स धोनी स्पोर्ट्स के नाम से बनेंगे। आप देखो यहां पे द कैपिटल इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी। जो उसने कैपिटल लगाई है ना वो धोनी स्पोर्ट्स के लिए लायबिलिटी है। समझ में आई बात। यानी कि धोनी ने जो पैसा धोनी स्पोर्ट्स में लगाया है ना, वो धोनी स्पोर्ट्स ने उधार लिया है। किससे? धोनी से। धोनी स्पोर्ट्स वो पैसा धोनी से उधार ना लेता, किसी और से उधार लेता। तो फिलहाल उसने क्योंकि धोनी से पैसा लिया है तो धोनी स्पोर्ट्स के लिए वो क्या है? लायबिलिटी है। ठीक है। इसी तरह से अगर धोनी बिजनेस में से पैसे विड्रॉ करता है, अमाउंट विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज, अगर वो पर्सनल यूज के लिए पैसे निकलवाता है तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। यानी अगर धोनी स्पोर्ट्स से धोनी पैसे निकलवा रहा है तो उसको बोलते हैं हम ड्रॉइंग्स। ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ही है जिसके बेसिस के ऊपर जो ओनर है वो फर्म के लिए लायबिलिटी बन जाता है। मतलब ओनर ने जो पैसा लगाया है वो पैसा भी फर्म के लिए क्या होता है? लायबिलिटी होता है। और जो पैसा वो निकलवाता है वो ड्राइंग होता है। ठीक है। तो ये था हमारे पास बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट आ गया बेटे मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। अब देखो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या होता है जी। हम सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जिनको आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, सिर्फ उनको। अगर आप किसी ट्रांजैक्शन को मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो आप उसको रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते। आप उसे रिकॉर्ड सिर्फ तब करोगे अगर उसकी कोई मनी वैल्यू बनेगी। जैसे धोनी स्पोर्ट्स ने क्या किया, 100 बॉल्स खरीदी। मैं यहां बना दूं 100 बॉल्स खरीदी। ऐसे आते हैं यहां पे 100 बॉल्स।
अब 100 बॉल्स खरीदी, क्या हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं? बॉल्स तो खरीदी हैं, लेकिन मनी वैल्यू कहाँ है? मनी वैल्यू तो है ही नहीं। अब मनी वैल्यू है नहीं तो आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बड़ी सीधी सी बात है। अब रिकॉर्ड कब करोगे? जब इसकी मॉनेटरी वैल्यू बनेगी। अब देखो, अब रिकॉर्ड करेंगे 100 बॉल्स एट द रेट ऑफ 50 ईच, 50 रुपए की एक। अब 100 इंटू 50, 5,000 रुपए की मॉनेटरी टर्म बन गई। नाउ यू विल रिकॉर्ड, अब आप रिकॉर्ड कर सकते हो। समझ में आई बात? सिर्फ हम उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं जिनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू होती है। यहां आप 100 बॉल्स खरीद रहे थे लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर सकते। यहां आप क्या कर रहे हो? 100 बॉल का प्राइस दे रखा है, नाउ यू कैन रिकॉर्ड। यही है बेटे मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। बड़ी सारी चीजें होती हैं जो हमारी फर्म में अच्छी हो रही होती हैं या खराब हो रही होती है, लेकिन हम उनको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, देखो कैसे। Only those transactions and events are recorded in the accounting which are capable of being expressed in the terms of money. जिनको मॉनेटरी फॉर्म में लिख सकते हो, सिर्फ उनको रिकॉर्ड करना है। An event which is important, कोई इवेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द बिजनेस, will not be recorded in the books of business until its effect can be expressed in terms of the money with a fair degree of accuracy. कहता है कोई इवेंट हो गया आपके बिजनेस में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन आप उसको मॉनेटरी फॉर्म नहीं बना पा रहे, तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। जैसे देखो ध्यान से, आपके बिजनेस में स्ट्राइक हो गई, आपकी कंपनी में स्ट्राइक हो गई, और स्ट्राइक में जो है ना 20 दिन स्ट्राइक चली। 20 दिन के बाद स्ट्राइक को जो है वो क्या किया आपने? सेटल कर दिया। अब जो 20 दिन स्ट्राइक चली है ना बेटे, इसमें आपको लॉस हुआ है, 100% कंफर्म है लॉस हुआ है, लेकिन कितना लॉस हुआ पता नहीं। हम उसको एग्जैक्ट या फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी तक बता ही नहीं पाएंगे, तो हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, हम इस स्ट्राइक को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आती है इसमें कि हमने सिर्फ उसको रिकॉर्ड करना है जो मनी फॉर्म में है। अब देखो एग्जांपल, अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड द क्वार्रल बिटवीन द प्रोडक्शन मैनेजर एंड सेल्स मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर की लड़ाई होगी आपस में। सेल्स मैनेजर कहता है मैं इतना ऑर्डर लेके आऊंगा, प्रोडक्शन मैनेजर कहता है जा मैं बनाऊंगा ही नहीं, लाता रहा ऑर्डर, मैं बना के नहीं दूंगा। तो इसमें लॉस किसका होगा? लॉस तो कंपनी का होगा ना, बट आप इसको मेजरमेंट नहीं कर सकते मनी की फॉर्म में, तो इसलिए इसको रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। अब आते हैं इसकी लिमिटेशंस पे। कैलिबर और क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट, आपकी मैनेजमेंट की क्वालिटी, कैलिबर बड़ा शानदार है, बहुत बढ़िया है, बट आप रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते। नंबर 2, इमेज ऑफ एंटरप्राइज, आपके एंटरप्राइज की इमेज बड़ी शानदार है, बट आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लॉस ड्यू टू लेबर स्ट्राइक की वजह से लॉस हो गया, रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आपके ह्यूमन रिसोर्सेज कितने कैपेबल हैं, आप उसको भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से हमें इसको अप्लाई करने में प्रॉब्लम भी आती है, बट हमें इसको अप्लाई करना ही पड़ता है। जब तक आप मॉनेटरी फॉर्म में नहीं बना पाओगे तब तक आप रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है क्या? देखो बिजनेस की लाइफ, मैंने आपको पहले एक प्रिंसिपल बता दिया था, सबसे पहले गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कि बिजनेस जो है वो लगातार चलता रहेगा बहुत लंबे टाइम तक, 100 ईयर्स 200 ईयर्स, हम कोई इसकी लाइफ को क्या मान के चलते हैं? एक तरह से लॉन्ग टाइम। अब प्रॉब्लम आती है क्या कि हमें ये भी देखना है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है। ठीक है, तभी तो हम कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे। सपोज करो हमें तो बड़ा अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो हम और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। सपोज हमें लॉस हो रहा है तो लॉस को कम करके प्रॉफिटेबल पोजीशन में आने की कोशिश करेंगे। ये सब कब करेंगे? जब हमें एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद
पता लग जाए कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। इसके लिए क्या होता है कि हम क्या करते हैं, बिजनेस की लाइफ को ब्रेक कर देते हैं स्मॉल पीरियड्स में, लाइफ को ब्रेक कर देते हैं स्मॉल पीरियड्स में, और वो स्मॉल पीरियड होता है 1 ईयर। वो स्मॉल पीरियड क्या होता है, 1 ईयर होता है। और कहां से शुरू होता है, इंडिया में तो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को जाके खत्म हो जाता है। कब शुरू होता है, 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है। इसका क्या बेनिफिट होता है, आपको हर साल के बाद आप अपने अकाउंट्स को क्लोज करोगे और आपको पता लगेगा कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है या फिर आपको लॉस हुआ है। और हर बिजनेसमैन ये जानना भी चाहता है, बेटे बिजनेस करने का पर्पस क्या है, यही तो पर्पस है भाई, बेसिक पर्पस है प्रॉफिट कमाना। अब जरूरी नहीं है हर बार प्रॉफिट हो रहा हो, आपको लॉस भी हो सकता है। भाई अगर लॉस हो रहा है तो उस लॉस को कैसे कवर करना है आने वाले ईयर में, उसके लिए प्लानिंग बनाना, ठीक है। जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको सॉर्ट आउट करना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बेटे, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। और इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो लाइफ है उसको ब्रेक कर देते हैं स्मॉल पीरियड्स में, और वो स्मॉल पीरियड होता है नॉर्मली 1 ईयर। 1 अप्रैल टू 31 मार्च इंडिया में चलता है, कई देशों में एक कैलेंडर ईयर भी चलता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। अब आते हैं इस पे। According to this concept, life of an enterprise is broken into small periods so that its performance is measured at regular intervals. ये मैं सब समझा चुका हूं आपको। The accounts of the firm are maintained by following the going concern concept, because they assume that enterprise shall continue its activities for a foreseeable future. It is known as accounting period concept. अब इसमें गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्यों लिख दिया, क्योंकि हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या सोचते हैं कि बिजनेस बहुत ज्यादा टाइम तक चलेगा, पर हमें तो प्रॉफिट पता करना है। ये थोड़ी है कि बिजनेस 50 साल तक चलेगा तो 50 साल के बाद पता करेंगे कितना प्रॉफिट हुआ है। भाई हमें अपडेट होना पड़ेगा टाइम टू टाइम, इसलिए ये सारे का सारे स्टेप हम फॉलो करते हैं। अब आते हैं, फॉर एग्जाम्पल, the firm has necessarily to adopt the financial year from 1 April to 31 March. ये मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। कहता है this concept basically done as it is assumed that business is intended to continue for a long period, और हमें बिजनेस के ट्रू रिजल्ट चाहिए, इसलिए हम उसकी लाइफ को ईयर्स में डिवाइड कर देते हैं। अब आते हैं बेटे हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर टुडे।